तो अब 186 सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज और 186 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की लैंग्वेज दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको लेकर बात करने जा रहे हैं। जस्ट अ सेक। 186 सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज तो मना करती है अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी कर चुकी है और प्रपोज भी करना चाहती है, दोनों मिलाकर शेल नॉट एक्सीड, ये एफ भी हटा दीजिए, एग्जिस्टिंग इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी और प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी सब मिलाकर शेल नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 60% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट व्हिचएवर इज हायर। तो सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मना कर रहे हैं कि हायर लिमिट जंप नहीं करनी है। सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। 186 सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज तो ये कहती है कि एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड दोनों मिलाकर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी प्लस प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी दोनों मिलाकर शेल नॉट एक्सीड द हायर लिमिट 60% और 100%। हायर लिमिट के ऊपर आपने जाना ही नहीं है। हायर लिमिट आपकी लक्ष्मण रेखा है, अगर आपने क्रॉस किया तो उधर रावण खड़ा है, वो लक्ष्मण रेखा के उधर गए तो रावण उठाकर ले जाएगा, आपका अपहरण कर लेगा। लेकिन सबसेक्शन 3 आते ही कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। और सबसेक्शन 3 आते ही क्या होता है कि जे अगर 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 आपकी एग्जिस्टिंग इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी प्लस प्रपोज दोनों मिलाकर इफ यू वांट टू एक्सीड द हायर लिमिट, अगर आप 60% 100% लिमिट के ऊपर हायर लिमिट के ऊपर जाना चाहते हो, देन इट इज कंपल्सरी टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग द एसआर। सिर्फ क्या करना है, हायर लिमिट जंप करने से पहले प्रायर एसआर पास करना है। In other words, it is compulsory to obtain the prior approval of the shareholders by passing the SR before jumping the higher limit. लेकिन अब एक चीज बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत कम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में। बताना तो दूर की बात है कि कोई किसी को बताएगा, जानते ही बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, जो आपको लेना है 186 सबसेक्शन 3 में, एग्जिस्टिंग इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी एटसेट्रा ऑलरेडी मेड बाय द कंपनी इन द अदर बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा अदर पर्सन्स की बात नहीं हो रही है। तो जो पुराने लोन आपने दिए हुए हैं किसी नेचुरल पर्सन को, जो पुराने लोन आपने किसी नेचुरल पर्सन को दिए हुए हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म को दिए हुए हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ पर। कोई आपने जो पुराने लोन आपने दिए हुए हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, वो लेने हैं आपने यहाँ पर। जो पुरानी इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट के फेवर में की हुई है, वो लेनी है आपको यहाँ पर। लेकिन किसी नेचुरल पर्सन या किसी पार्टनरशिप फर्म इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के फेवर में आपने कोई गारंटी सिक्योरिटी दी हुई है या उनको कोई लोन दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर नहीं लेना। और ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी है, ये किसी जो प्रपोज्ड है वो किसी नेचुरल पर्सन के लिए भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए भी हो सकता है और किसी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर आपको सारे लेने हैं, इसमें आपको सारे लेने हैं। तो चाहे आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं तो वो भी लेना है, चाहे आप किसी अदर पर्सन को दे रहे हैं वो भी लेना है। और फिर देखना है कि वो 60% और 100% की लिमिट के अंदर अंदर है तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, और अगर ऊपर जा रहा है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग वाला जो आपको लेना है, एग्जिस्टिंग, वो सिर्फ कौन सा वाला लेना है, जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट के लिए है, और कौन सा वाला नहीं लेना है, जो अदर पर्सन को दिया हुआ है। will ignore the loan guarantee securities given to other persons. Ignore the loan guarantee security, existing कहना चाहिए, existing loan guarantee security given to other persons, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आई होप गॉट दैट। तो कौन सा वाला लेना है और कौन सा वाला नहीं लेना, 186 सबसेक्शन 3 में, 186 सबसेक्शन 3 में अगर मैं कहूँ आपके पास चार चीजें हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी टू अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, एग्जिस्टिंग लोन गारंटी सिक्योरिटी टू अदर पर्सन्स जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, हु आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, फिर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी टू अदर body corporates, then I'll say proposed loan guarantee security, proposed loan guarantee security to other persons who are not body corporate, other persons who are not body corporate. और यहाँ पर भी बोलूँगा who are not
पॉइंट बी में हु आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। तो 186 सबसेक्शन 3 में जब आप कहते हैं कि वेल एसआर पास करना है तो कौन सी चीज़ों को, कौन से एलिमेंट्स को आपने लेना है और कौन से एलिमेंट्स को नहीं लेना है। तो ए बी सी डी फटाफट मुझे चैट में बता दीजिएगा आंसर। पॉइंट ए के लिए बताइएगा कंसीडर करना है या कंसीडर नहीं करना है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट ए आंसर इज यस, कंसीडर करना है, जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स में एग्जिस्टिंग पुराना दिया हुआ है। पॉइंट बी, कंसीडर करना है या नहीं करना है। पॉइंट सी, जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स को दिया हुआ है कंसीडर करना ही है, वो तो जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स को प्रपोज्ड है करेंगे वो कंसीडर करना है। पॉइंट डी, वंस अगेन क्वेश्चन मार्क फॉर यू। तो पॉइंट ए और सी मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, so there is some qualified company secretary in the chat who is saying I'm already qualified but I'm still watching. Most welcome. आपका असली नाम भी बता देते तो अच्छा रहता, बिकॉज योर वेल क्या बोलते हैं इसको, फेक नेम इज विजिबल, रियल नेम इज नॉट विजिबल। सो नो 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 आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास सर। ए के लिए यस, बी के लिए नो, सी के लिए यस और डी के लिए भी यस। करेक्ट। बी के लिए नो एंड डी के लिए यस। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल आई होप यू गॉट दिस ऑल। तो अब इन चीज़ों को दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिए एंड आई एम गोइंग टू पिक अप फ्यू क्वेश्चन आंसर्स ओवर हेयर फॉर यू। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स ही मान लो आप एक तरीके से, कि हम कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं और एसआर पास करना है नहीं करना है, यूनानिमस बोर्ड सोल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। और एग्जिस्टिंग हम कितना कर चुके हैं, प्रपोज हम कितना करना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी, प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी, और यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है या नहीं करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है या नहीं करना है, इस चीज़ को लेकर अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल है वेल 100 करोड़, पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, फ्री रिजर्व्स 40 करोड़, सिक्योरिटी अकाउंट निल। हाँ जी, 60% लिमिट जो है आपकी आती है 60% ऑफ 140 करोड़, 60% ऑफ 140 करोड़ कम्स टू रुपीज 84 करोड़, और 100% ऑफ 40 करोड़ आता है आपका, दैट कम्स टू 40 करोड़ ओनली। क्लियर है ना। 60% किसका लेना है, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 60% ऑफ 140 करोड़ एंड दैट कम्स टू 84 करोड़, एंड देन 100% ऑफ 40 करोड़ दैट कम्स टू 40 करोड़। तो ये तो आपको ऑलरेडी मतलब ये कैलकुलेशन खुद करनी है, 60% 100% आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन थोड़ा ना करके दी होती है उन्होंने क्वेश्चन पेपर में। एग्जिस्टिंग वो कह रहे हैं जो पहले से किया हुआ है वो निल है, पहले से कुछ नहीं किया हुआ। प्रपोज जो अभी आप करना चाहते हो वो 50 करोड़ करना चाहते हो, 50 करोड़ रुपए की आप प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब आपको ये बताना है कि आपको चाहिए क्या, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, एसआर चाहिए या नहीं चाहिए। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। येस और नो में आंसर देना है। यूनाइटेड दिस यू विल यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, येस और नो, गिव मी द आंसर। हाँ जी, तो आंसर आने शुरू हो गए हैं। यस सर, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन का बताओ मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं, क्यों नहीं चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि जो 50 करोड़ है दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ 84 करोड़, हायर लिमिट के अंदर है। क्लियर है ना। हाँ जी अंश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू छवि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मूविंग ऑन फर्दर, पीक्यूआर लिमिटेड।
PQR लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो वेल प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है, अच्छा ये दिस इज़ नॉट गिवन इन द एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट गिवन इन द एग्ज़ाम, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। PQR लिमिटेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ क्या बोल रहे हैं, आपकी जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं दिया एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्या बताया, प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50 लाख, 50 लाख रुपीज़, और कुछ बताया नहीं क्वेश्चन पेपर में। और कह रहे हैं यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, इतना ही पूछा है बस। SR तो चलो भूल जाओ आप, स्पेशल रेजोल्यूशन तो आप भूल जाओ। आपकी कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं, ये बताया हुआ है। प्रेजेंट इन द 4 बोर्ड मीटिंग 4, in favor, voting in favor 3, and well I'll say तो ऑब्वियसली आपको यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई है, कंपनी में टोटल, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, लॉलीपॉप वेल 5 डायरेक्टर्स एंड प्रेजेंट इन बोर्ड मीटिंग, 4 डायरेक्टर्स, 3 voted in favor, 1 is silent, whether unanimous board resolution is passed, yes or no, whether unanimous board resolution is passed, yes or no, yes or no. चलिए, I can see now well in the comments. Well, hello sir, my name is Abhijit and currently working as assistant manager, secretarial department, and I have seen many of your videos in the preparation and I have acquired so much knowledge. Grateful. Thank you Abhijit for disclosing your identity. God bless you and for your successful future. तो बहुत सारे आंसर आ गए मेरे पास, नो 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 नो, and that is the correct answer. That is the correct answer. तो बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पर फेल हो जाता है आपका, कैन वी से इट इज अ फेलियर? सो एग्जाम क्वेश्चन ऑन दिस। चलिए नेक्स्ट वन, तो वेल यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए विद द कंसेंट ऑफ 100% कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अगर उसमें गड़बड़ हो जाए तो फिर गड़बड़ी है, और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो SR की तो रिक्वायरमेंट की बात ही नहीं हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, पेड अप कैपिटल दी हुई है आपको एग्जाम में, अब एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, 60 करोड़ की दी हुई है, फ्री रिजर्व्स 25 करोड़ हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट निल है, दैट इज 0 और निल। और अगर अब हम 60% लिमिट कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का, 60% ऑफ 85 करोड़, तो 60% ऑफ 85 करोड़ कम्स टू 51 करोड़, and then 100% of 25 crores comes to 25 करोड़। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है, आसान है। अब आपको बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, वो 35 करोड़ कर चुकी है, जो प्रपोज करना चाहते हो 20 करोड़ करना चाहते हो, ये दोनों मिलाकर एग्रीगेट हो जाएगा आपका 55 करोड़। एंड 55 करोड़ का मतलब यू आर जंपिंग द लिमिट ऑफ 51 करोड़। तो क्या यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बस यही बताना है आपको। सिंपल है यार क्वेश्चन, इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 5-5 नंबर के, सीधा सीधा ऐसे ही बस टेबल बनाकर आंसर लिखना हो क्या, मतलब ऐसे ही टेबल बना लेना यार, और क्या है, मतलब मैं तो सारे क्वेश्चन समअप करता जा रहा हूँ, आप भी ऐसे टैबुलेशन बना लेना, और टैबुलेशन बनाकर आप सॉल्व कर लेना। एंड देन आई से यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि आप लिमिट के ऊपर जा रहे हो, दैट इज देयर। क्लियर है ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। पेड अप कैपिटल है आपकी कंपनी की 50 करोड़, वेल फ्री रिजर्व्स हैं आपकी कंपनी में 30 करोड़, दोनों मिलाकर हो गया आपका 80 करोड़, 80 करोड़, और 80 करोड़ का 60% आ जाता है 48 करोड़। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट निल है। जो कंपनी है वो 60% आपको समझ में आ ही गया, 48 करोड़ है, और 100% लिमिट भी समझ में आ ही गया आपको, 30 करोड़ है। एग्जिस्टिंग कुछ बताया नहीं है, एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं बताया,
और प्रपोज्ड ये बता रहे हैं कि कंपनी वांट्स टू गिव द गारंटी ऑफ 40 करोड़ विल इन फेवर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। हाँ जी, या मैं बढ़ा भी देता हूँ, प्रपोज्ड है, प्रपोज ट्रांजेक्शन लेट अस से 50 करोड़ टू होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। 50 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन किसको कर रहे हैं? होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को कर रहे हैं। अब बताना मुझे। एट्टी करोड़ टोटल, 80 करोड़ का 60% ऑफ 80 करोड़ इज, यू नो दैट, 48 करोड़। 48 करोड़ और 100% ऑफ 30 करोड़ इज 30 करोड़। हाँ जी, तो अब क्या चाहिए? ओनली यूनाइट दिस यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, या यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन और एसआर दोनों चाहिए? यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन, so Tisha says no, SR is not required. Tarneet also says no, SR is not required. Only this unanimous board resolution. Ghansham also says the same. Only unanimous board resolution is required क्योंकि मामला किसका है? होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, और वो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एग्जम्प्ट है। So I hope got that over here so far. हाँ जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, जस्ट अ सेक। Now the DGC Limited and they say well आपकी पेड अप कैपिटल है 20 लाख, पेड अप कैपिटल है 20 लाख, फ्री रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं 3 लाख, सिक्योरिटी में अकाउंट दिया हुआ है 2 लाख, टोटल मिलाकर हो गया आपके पास 25 लाख। 25 लाख का 60%, 25 लाख का 60% दैट कम्स टू 15 लाख। और 3 और 2 5 लाख का 100% मतलब दैट कम्स टू 5 लाख। एग्जिस्टिंग लोन वगैरह जो पहले से चले आ रहे हैं 14 लाख चले आ रहे हैं, और प्रपोज जो आप करना चाहते हो वो 2 लाख का करना चाहते हो, 2 lakhs। अब सवाल ये है कि ये जो 2 लाख रुपए का आपको वेल प्रपोज्ड ILGS करना है, इसके लिए क्या चाहिए? यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए ऑब्वियसली, वो तो हमेशा ही चाहिए होता है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए ये बताना है यहाँ पर, येस और नो। स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, येस और नो में आंसर दो। फटाफट आंसर दो, येस और नो। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं। येस सर, SR इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, SR इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, दोनों चाहिए। क्यों चाहिए दोनों? क्लियर है ना कि दोनों क्यों चाहिए? क्योंकि लिमिट एक्सीड हो रही है, 14 और 2 16 लाख, और 16 लाख मतलब वी आर गोइंग अबव द लिमिट ऑफ 15 लाख। 5 नंबर के एग्जाम क्वेश्चन है, देख लो आप, मतलब देयर आर सो मेनी एग्जाम क्वेश्चंस कमिंग लाइक दिस। ऐसे ही एक और ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, विल वन लास्ट क्वेश्चन आई एम एडिंग ऑन दिस, विल इन दिस सीरीज, एक आखिरी क्वेश्चन इसी तरीके का जो एग्जाम में आ चुका है, एंड दैट इज कि आपकी पेड अप कैपिटल है 1000 करोड़, और आपके फ्री रिजर्व्स हैं वेल नेगेटिव -340 करोड़, -340 करोड़, और आपका सिक्योरिटी अकाउंट है 780 करोड़, 780 करोड़। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ देने वाला हूँ, 780 करोड़, और इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पहले से चली आ रही हैं वो भी हैं 780 करोड़, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स जो चली आ रही हैं। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अब आप ये बताओ कि SR पास किए बिना, विदाउट पासिंग SR, हाउ मच मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी डन
हाउ मच प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कैन बी डन, जिसमें सिर्फ यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना हो और एसआर पास ना करना हो। तो ये आपके लिए सवाल है, प्रपोज्ड और कितना कर सकते हैं विदाउट पासिंग एसआर, दैट इज द क्वेश्चन। आंसर आपको बताना है। तो हायर लिमिट के अंदर आपको रहना है, हायर लिमिट के ऊपर आपको जाना नहीं है, हायर लिमिट के ऊपर आपको जाना नहीं है। और पहले तो आप कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हायर लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हायर लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो इन तीनों को ऐड करो, 1780 करोड़ माइनस 340 करोड़, 1780 करोड़ माइनस 340 करोड़ तो 1440 करोड़, और फिर 1440 करोड़ का 60%, 60% ऑफ 1440 करोड़, एंड दैट कम्स टू 864 करोड़। हाँ जी, आप लोगों ने कैलकुलेटर लेकर पहले कैलकुलेट कर लिया या मेंटल मैथ्स कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। तो 60% ऑफ 1440 करोड़ कम्स टू 864 करोड़, और 100% ऑफ दिस, 100% ऑफ 440 करोड़, तो दैट कम्स टू 440 करोड़। अब दोनों में से विच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा है आपका, हायर है 864 करोड़, 864 करोड़। अब 864 करोड़, वेरी गुड छवि, आपने आंसर दे ही दिया। 864 करोड़ माइनस 780, लाइन लगाकर सभी के आंसर आने शुरू हो गए। 864 करोड़ माइनस 780 करोड़। अच्छा, इतने सारे लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया है, लाइन, अच्छा आप लोग पहले इतने सारे आंसर दे चुके हो, मैं वही देख रहा हूँ, आंसर्स की तो बारिश हुई पड़ी है। तो प्रपोज्ड कितना कर सकते हैं, 84 करोड़, वेरी गुड। चीटिंग तो नहीं कर रहे ना, ऐसा तो नहीं सब लोग साथ ही बैठे हो, मेरे को लग रहा है सब लोग ऑनलाइन है, सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, भाई बता दे बहन बता दे, वो तो नहीं चल रहा एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा तो नहीं करोगे बहन बता दे भाई बता दे, कर लोगे ना कैलकुलेट अलग अलग। तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और हो गया काम। तो जी वैसे नहीं ऐसे पूछ लिया, समझ में आ गया आप सब लोगों को, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सीरियसली ले लिया क्या मेरी बात को, आर यू सीरियस, ऐसी मजाक कर रहा था। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया था कि हम हायर लिमिट के ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्टर ने क्वेश्चन रेज किया कि पीएफआई अप्रूवल क्यों नहीं लिया है, और डायरेक्टर रेज द क्वेश्चन कि पीएफआई अप्रूवल क्यों नहीं लिया है, तो क्या डायरेक्टर सही है। तरनीत कह रही है सर वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में किसी पे भरोसा नहीं होता सर, ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हम ही हैं, बाकी किसी गलत व्यक्ति से पूछ लिया तो आंसर ही गलत हो जाएगा। So the question is very simple. The proposed investment loan guarantee security is more than the higher limit. यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर लिया, डायरेक्टर रेज द ऑब्जेक्शन, डायरेक्टर raised objection that PFI approval is not taken, that PFI approval is not taken, whether the objection is valid, whether the objection is valid। तो इसमें तो आंसर ना पूरा इलेबोरेट करके बताना पड़ेगा। पीएफआई अप्रूवल कब चाहिए होता है, नंबर 1 सबसे पहले तो पीएफआई से टर्म लोन लिया हुआ है, वो टर्म लोन चल रहा है। नंबर 2 हम हायर लिमिट के ऊपर जा रहे हैं, वो तो क्लियर है, एसआर तो हम पास कर ही रहे हैं, तो हायर लिमिट के ऊपर जा रहे हैं, वो तो क्वेश्चन पेपर में दिया ही हुआ है, और एसआर पास कर रहे हैं। तो पीएफआई फिर ये देखना है कि अगर टर्म लोन ही नहीं लिया हुआ तो फिर पीएफआई अप्रूवल किस बात का। तो डायरेक्टर को ये समझाना पड़ेगा कि सर अगर टर्म लोन लिया हुआ है तो पीएफआई अप्रूवल लेंगे, टर्म लोन नहीं लिया हुआ तो पीएफआई अप्रूवल नहीं लेंगे। वेदर द objection raised by the director is valid, answer is yes if the company has obtained the term loan and the term loan is subsisting, even if the company is not a defaulter company, higher limit तो जंप कर ही रहे हैं। Whether the objection of director is valid question, and the answer is
yes, if the company has obtained term loan and the term loan is still subsisting. अगर कंपनी ने टर्म लोन लिया हुआ है और टर्म लोन अभी भी चल रहा है तो आई होप गॉट इट टिल देयर। हाँ, डिफॉल्ट वगैरह चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हायर लिमिट जंप कर रहे हो ना आप, हायर लिमिट जंप कर रहे हो, पीएफआई अप्रूवल तो लेना पड़ेगा, इवन इफ कंपनी इज नॉट अ डिफॉल्टर कंपनी, इवन इफ कंपनी इज नॉट अ डिफॉल्टर कंपनी, अप्रूवल तो आपको लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि आपकी कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए हैं और डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया। मैंने यहाँ नहीं दिया आपको, लेकिन मैं करवा देता हूँ, यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए पॉइंट। आपकी कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, यू नो दैट सेक्शन 73, 74, 75, 76, 76 से डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, उसमें डिफॉल्ट भी किया हुआ है, डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है। क्या ऐसी कंपनी वेल प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी कर सकती है? आंसर इज नो, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, वो सेक्शन 186 में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर जाएं, रादर इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करवाया था 186 सबसेक्शन 8, इसी के ऊपर एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। A company shall not give the investment loan guarantee security if any default in the repayment of deposit or interest thereon is subsisting. आपके मिनी बाइट्स में भी ये पॉइंट जहां हमने शुरू किया था 186 वहां पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, पेज नंबर 24 इन योर मिनी बाइट्स। तो ये एग्जाम क्वेश्चन है, आया हुआ है। The default is subsisting. तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। जब तक आप डिफॉल्ट ठीक नहीं कर लेते, डिफॉल्ट ठीक करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी कर सकते हैं, फिर तो अलाउड है, कौन मना करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जम्पशंस फ्रॉम 186 एंड पार्ट ऑफ सेक्शन 186। 186 खत्म करने जा रहे हैं धीरे धीरे। नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 shall apply in the following transaction. ILGS by what? Well, investment loan guarantee security by whom? By बैंकिंग कंपनी, बाय इंश्योरेंस कंपनी, बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन सबको एग्जम्प्ट किया हुआ है। और अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लोन देना जिस कंपनी का काम है, वेल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को लोन देना जिसका काम है, और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के साथ साथ अदर पर्सनस को भी लोन दे सकते हैं, चलेगा। इस कंपनी का काम है लोन देना टू विल फाइनेंस द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एज वेल एज अदर पर्सनस, तो वो भी चलेगा, थोड़ा बहुत अदर पर्सनस को भी देते हैं। एंड अ कंपनी विच इज़ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन द शेड्यूल 6, आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है मतलब आपकी कंपनी वेल टेलीकॉम बिजनेस में है, या आपकी कंपनी नेशनल हाईवेज बनाने में है, उसमें हेल्प करती है, हाईवेज और रोड्स बनाती है। सी पोर्ट, सी पोर्ट और एयरपोर्ट डेवलप करती है। वेल आपकी कंपनी कोल प्रोडक्शन में है, टेलीकॉम में है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट इज देयर। तो कुल मिलाकर वेल आई से ये कंपनीज जो है वो एग्जम्प्ट हैं, सेक्शन 186 इनको अप्लाई नहीं होता। मतलब ना तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, ना तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ना तो पीएफआई अप्रूवल चाहिए, ना इनको कोई वो प्रोहिबिशन की कंपनी डिफॉल्टर कंपनी है तो वो प्रोहिबिशन वो भी अप्लाई नहीं होती है, ना इनको कोई रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लोन गारंटी सिक्योरिटी, कुछ नहीं करना है इनको, सबको सब चीज़ों से एग्जम्प्ट है, सब चीज़ों से एग्जम्प्ट कर दिया है। सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 13 अप्लाई नहीं होता, सिर्फ सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है। सबसेक्शन 1 का मतलब वो 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज थ्रू हुम यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, वो इनको भी अप्लाई होता है, बाकी इनको कुछ भी अप्लाई नहीं होता। और दूसरी तरफ किसको एग्जाम कर दिया गया है? इन्वेस्टमेंट्स विच आर डन बाय इन्वेस्टमेंट्स विच आर डीम्ड इन्वेस्टमेंट्स, डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। या हमारी कोई भी कंपनी है
किसी दूसरी कंपनी के राइट इशू में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी में हम पहले से ही शेयर होल्डर हैं, तो हमारी कंपनी किसी और कंपनी की पहले से शेयर होल्डर है, उस कंपनी में दूसरी कंपनी में राइट इशू आया, तो अब हम उस कंपनी के राइट इशू में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, एसआर नहीं चाहिए, लिमिट के ऊपर जा रहे हैं तो भी नहीं चाहिए, और 186 अप्लाई नहीं होता इन टोटलिटी, और प्रोहिबिशन भी जो थी डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया हुआ वो प्रोहिबिशन भी अप्लाई नहीं होती, तो राइट इशू में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, रजिस्टर्ड विद आरबीआई है, वो भी एग्जम्प्ट है। तो ए और सी में दोनों में फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी? ए में हम कह रहे हैं डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो वैसे तो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है लेकिन डीम्ड टू भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है। और पॉइंट सी में कह रहे हैं ये एक एनबीएफसी कंपनी है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है एज इन्वेस्टमेंट कंपनी, एज वेल एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो वो भी एग्जम्प्ट है। अब यहाँ कुछ मैंने आपके नोट्स में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी फुल बुक में तो है, मेरी फुल फ्लेजेड जो बुक है उसमें तो है, लेकिन डीजी मिनी बाइट्स में नहीं है, वो आपको दिखा रहा हूँ और आपसे पूछूंगा। खैर पहले आप ये फाइन के पेनल्टी के बारे में बात कर लीजिए, फाइन और जो भी जेल है, फिर मैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तो अगर सेक्शन 186 कॉन्ट्रावीन किया तो मिनिमम फाइन इज ₹25,000 फॉर द कंपनी, मैक्सिमम फाइन इज 5 लाख रुपीज़, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके लिए जेल अप टू 2 ईयर्स एंड मिनिमम फाइन 25,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। तो मतलब जेल भी होगी, और जेल 2 साल की, और उसके साथ साथ फाइन मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ ओवर देयर विल बी देयर। तो कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी सीवियर। तो 186 आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वे स्पीकिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। लॉ मेकर ने, लॉ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉ के अंदर लिखा है और लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव किया है, सेक्शन 186 में लास्ट में एक्सप्लेनेशन, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ चुका है इन्वेस्टमेंट कंपनी को लेकर। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी मींस, पहली 2 लाइनें पढ़ी है और फिर बाद वाली 5 लाइनें पढ़ी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी मींस अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। आपकी कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर्स, एक्विजिशन ऑफ अदर सिक्योरिटीज। मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और ऐसी कंपनी के लिए तो जरूरी होता है इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे, यू नो दैट स्पाइस प्लस जाता है, तो उस वक्त स्पाइस प्लस पार्ट भी जाता है, तो आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेकर लगाना होता है स्पाइस प्लस पार्ट बी के साथ। और कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इन कॉर्पोरेशन के बाद मतलब अगर आप वो आरबीआई से, अगर आप मैं कहूँगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेकर अगर आप अटैच नहीं करते हो ना स्पाइस प्लस पार्ट बी के साथ, आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही नहीं देगा। आरओसी विल नॉट गिव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ मेन काम क्या है? इन्वेस्टमेंट। और ऐसे में आरबीआई का आरओसी आपको बोलेगा, या जो कहना चाहिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सीआरसी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, वो आपको बोलेगा सीआरसी ऑफ एमसीए कि जाइए पहले आप अपने स्पाइस प्लस पार्ट बी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन प्रिंसिपल अप्रूवल लगा कर दीजिए, तो हम आपको देंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद आप INC 20A फाइल करते हो विद इन 180 डेज। उस वक्त आपको आरबीआई का फाइनल अप्रूवल लेकर भी देना पड़ता है यहाँ पर। तो आई होप गेटिंग दिस। यहाँ पर आपको स्पाइस प्लस पार्ट बी जब आप फाइल करोगे तो आरबीआई का इन प्रिंसिपल अप्रूवल लगाकर दोगे साथ में। मैंने अपने बैच में इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में पूरा बताया था, गिव मी अ थम्स अप कि सर याद है हमें, आपने बताया था। इन प्रिंसिपल अप्रूवल साथ में लगाकर दोगे, और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जब INC 20A फाइल करोगे तो उस वक्त आरबीआई का फाइनल अप्रूवल भी साथ में लगाकर दोगे कि हाँ आरबीआई से भी अप्रूवल मिल गया है। उसके बाद आप बिजनेस शुरू करोगे। गिव मी अ थम्स अप कि सर आपने जब इनकॉर्पोरेशन पढ़ाया था तो इनकॉर्पोरेशन में जब स्टेप्स बताए थे उन स्टेप्स में बताया था आपने ये, और भूल गए हो तो तुम्हारी गलती है यार, फिर जस्ट इन केस। चलिए ये हो गई एक चीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी पहली 2 लाइनों में। एंड के बाद फिर आता है कॉमा और फिर आता है एंड के बाद एक कहानी और दी गई है। चलिए मेरे पास थम्स अप आने शुरू हो गए बहुत सारे, थैंक यू सो मच। देन गोइंग ऑन फर्दर, द कंपनी विल बी डीम्ड, एक कंपनी को मान लिया जाएगा, एंड के बाद कहानी क्या है, एक कंपनी को जबरदस्ती मान लिया जाएगा कि वो प्रिंसिपली एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज, अगर उसकी एसेट्स जो शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज में हैं, they are not less than 50% of its total assets, or the income derived from the investment business constitutes not less than 50% of the proportion of the gross income.
तो कह रहे हैं जी दो में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर दे अदर कंपनी डीम्ड टू बी इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये बाद वाली 5 लाइनों में क्या है, आपकी कंपनी को जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी इन्वेस्टमेंट कंपनी इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अगर आपकी टोटल एसेट्स में से एग्जैक्ट 50% और मोर शेयर्स डिबेंचर्स अदर सिक्योरिटीज में लगा हुआ है, या फिर आपकी टोटल इनकम में से विल एग्जैक्ट 50% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम इन्वेस्टमेंट बिजनेस से आता है, दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। गेटिंग दिस? अब सुनो जरा ध्यान से, एग्जाम क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको। आपकी कंपनी है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। आपकी कंपनी है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। और जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और इनकम की, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फैक्ट्री में, सबसे पहले अगर मैं बोलूं फैक्ट्री से जो सरप्लस बच गया आपका अदर एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज। और दूसरी तरफ आप कह लीजिए अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में फैक्ट्री भी हो सकती है, अदर एसेट्स में लैंड हो सकती है, फैक्ट्री, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, वो सब कुछ हो सकता है। एंड देन आई से इनकम जो जनरेट हो रही है इन्वेस्टमेंट से, इनकम फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स, और इनकम विच इज कमिंग फ्रॉम अदर एसेट्स। जस्ट अ सेक। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसमें अदर एसेट्स का मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एट्सेट्रा। और यहाँ पर भी वही इनकम इज कमिंग फ्रॉम द अदर एसेट्स का मतलब वही फैक्ट्री से आने वाली इनकम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री से, फैक्ट्री में जो अदर ये जो प्लांट एंड मशीनरी में आपने लगा रखा है, ये आपने लगा रखा है 100 करोड़। शुरू में जब कंपनी पैदा हुई थी तो आपने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया था। अभी बाद में क्या हुआ, कंपनी में सरप्लस प्रॉफिट जनरेट होता रहा, आपने डिविडेंड भी दिया, लेकिन डिविडेंड देने के बाद भी सरप्लस प्रॉफिट जनरेट होता रहा। उसमें से आपने क्या किया, उठाकर 70 करोड़ आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है शेयर्स में, डिवेंचर्स में। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स 170 करोड़ हो गया। अभी क्या हुआ, फिर कोरोना आ गया, ये सब कोरोना से पहले की बातें हैं। कोरोना आ गया तो जो शेयर्स और डिवेंचर्स से आपकी इनकम आ रही है, एनुअल इनकम जो यहाँ से आ रही है, वो आ रही है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम आ रही है 20 करोड़ की, डिविडेंड कम इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है 20 करोड़ रुपए एक साल की, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। और फैक्ट्री से जो इनकम आ रही है वो सिर्फ 5 करोड़ आ रही है। ये कोरोना आया, फैक्ट्री में लॉकडाउन लग गया, बिजनेस ठप होने लगा, बैठने लगा। लेकिन अब देखा जाए टोटल इनकम जो आ रही है वो आपकी आ रही है 25 करोड़। 25 करोड़ की टोटल इनकम है, जिसमें से 20 करोड़ की इनकम आती है आपकी डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द शेयर्स, फ्रॉम द डिबेंचर्स। अब मुझे बताना है यहाँ पर प्लीज, क्या ये जो एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, क्या ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है? इज इट इन्वेस्टमेंट कंपनी, येस और नो? डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी, येस और नो? येस और नो में आंसर देना मुझे। येस और नो? डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी माने या ना माने?
तो मेरे पास आंसर आ रहा है यस 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 सर, डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि टोटल इनकम का 50% या मोर देन 50% इज कमिंग फ्रॉम, और अगर मैं कहूँ फैक्ट्री से आने वाली इनकम भी 20 करोड़ है और टोटल इनकम यहाँ 40 करोड़ है, still the answer remains same. 50% of total income is coming from investments in shares in debentures. So answer is yes, it is deemed investment company. फाइनल आंसर। अगर मैं फिगर्स थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं कहूँ 70 करोड़, बाकी सब वही है, 70 करोड़ है, ये 100 करोड़ है, यहाँ पर 5 करोड़ है और यहाँ पर 20 करोड़ है, तो क्या आप बोलेंगे डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? आप बताइएगा येस और नो, इज इट डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी? Is it deemed investment company? तो आंसर इज नो। अब मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आपकी कंपनी जब पैदा हुई, कंपनी का नाम है एबीसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आपने जो शेयर्स डिबेंचर्स में लगा रखा है 80 करोड़, अदर एसेट्स में लगा रखा है 100 करोड़, अदर देन शेयर्स डिबेंचर्स सिक्योरिटीज, शेयर्स डिबेंचर्स से आने वाली इनकम है 10 करोड़, अदर एसेट से आने वाली इनकम आपकी है 20 करोड़। क्या ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है? कंपनी का नाम ही एबीसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जब ये कंपनी पैदा हुई इसका नाम ही एबीसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। इस क्वेश्चन में मुझे बताइएगा, आप क्राइटेरिया देखोगे या आप ये बोलोगे कि कंपनी रजिस्टर हुई थी एज इन्वेस्टमेंट कंपनी तो आरबीआई से सर्टिफिकेट ले लिया था? विद आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई रजिस्ट्रेशन, जो मर्जी कह लीजिए, आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है हमने एज इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है? इस कंपनी में टोटल एसेट्स 180 करोड़ हैं, 180 करोड़ में से सिर्फ 80 करोड़ की शेयर्स डिबेंचर्स अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, और इनकम जो है वो टोटल इनकम 30 करोड़ है, लेकिन उस 30 करोड़ की टोटल इनकम में से 30 करोड़ की टोटल इनकम में से 10 करोड़ जो है वो शेयर्स और डिबेंचर्स से आ रहा है, 20 करोड़ जो है वो अदर एसेट से आ रहा है, तो 50% वाला क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हो रहा है कोई भी, 50% वाला क्राइटेरिया तो कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। क्या ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है? येस और नो? क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है? वन लास्ट टाइम, येस और नो? हाँ जी, मेरे हिसाब से आंसर इज येस। आईसीएसआई ने अपने गाइडलाइन आंसर्स में दिया नो। उन्होंने कहा जी वो 50% वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो नहीं रहा, तो आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स में आंसर दिया नो। अब ये थोड़ा सा मैं कहूँगा शॉकिंग हो जाता है। और क्वेश्चन पेपर में कंपनी का नाम बताया हुआ है एबीसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, और पूछ रहे हैं कि बताइए इज इट इन्वेस्टमेंट कंपनी, इज इट? क्वेश्चन पेपर में कंपनी का नाम ही दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और पूछ क्या रहे हैं, इज इट इन्वेस्टमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 186। रिया पूछ रही है सर फिर हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? अब ये तो मेरे को भी बाउंसर हो गया, मतलब सिर्फ एक लाइन बोलूंगा यहाँ पर कि अगर आईसीएसआई सही क्वेश्चन का गलत आंसर लिखता है अपने खुद के आईसीएसआई गाइडलाइंस में, गाइडलाइन आंसर्स में अगर आंसर गलत लिखता है, तो क्या बच्चों को उस आंसर में 5 में से 5 पूरे मिलने चाहिए, क्योंकि उसमें गलती बच्चों की नहीं है,